हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 में पूछे गए सभी बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता दूं लगभग 60 के करीब क्वेश्चंस हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस वो हैं जो हम लोग ऑलरेडी कोर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम फटाफट से, आप कह सकते हो कि क्विक रिविजन लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। मॉस एंड मार्केंशिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? मॉस और मार्केंशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो मैं बोल रही हूँ मार्केंशिया आपको नहीं भी पता, मॉस में कई बार बता चुकी हूँ। मॉस और फ्यूनेरिया ये दो पौधे जो हैं बहुत फेमस हैं, और इन दोनों को आप याद रखोगे, ये आते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर। और ब्रायोफाइटा क्या है? ये पादप जगत के उभयचर यानी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अब आपने मॉस और फ्यूनेरिया में आपको क्लास में कई बार समझा चुकी हूं। आज से आप एक और याद रखेंगे, मर्केंशिया। चलिए, इन ह्यूमन बॉडी द फूड पासेस थ्रू अ continuous कैनाल विच बिगिंस एट डैश एंड एंड्स एट एनस। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है। ये जो पूरी ट्यूब है जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, लेकिन ये पूरी जो ट्यूब है जो नीचे तक जाती है, इसको एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली कहा जाता है, जो शुरू हो जाती है इस ये मुंह के साथ। तो मुंह वाली कैविटी, इस पूरे एरिया को बोलते हैं बकल कैविटी। तो बकल कैविटी पे शुरू होती है और बिल्कुल एंड पे खत्म होती है, जिसका एंड पार्ट होता है एनस। तो वो यही बोल रहे हैं गुदा तक जाती है। तो कहाँ से शुरू होता है? ये बकल कैविटी से शुरू होता है, मुख गुहिका से शुरू होता है। 3 of the following 4 are example of coelenterate phylum and therefore form a group। इन 4 में से 3 coelenterate संघ के उदाहरण हैं और इस प्रकार का एक समूह बनाते हैं। और कौन इससे संबंधित नहीं है? देखो, सबसे पहला है लीवर फ्लूक यानी यकृत कृमि। आप अगर देखोगे ये लीवर में मिलने वाला है, तो ये एक वर्म है ना। और आपके जितने भी वर्म्स हैं, या तो वो आते हैं नीमाटोड में या फिर आते हैं एनालिडा में। नीमाटोड में फ्लैट वाले और एनालिडा में जो सिलिंड्रिकल होते हैं, जिनकी बॉडी गोलाकार शेप में होती है। खैर, आगे बात करते हैं। सी पेन, सी एनीमोन और ब्रेन कोरल, ये तीनों के तीनों एक्वेटिक, पानी में रहने वाले जीव हैं। लीवर फ्लूक ऐसा है जो बॉडी के अंदर पाया जाता है, वर्म की कैटेगरी में आता है। तो लीवर फ्लूक यानी यकृत कृमि जो है सिलेंट्रेट्स में नहीं आता। बाकी तीनों सिलेंट्रेट संघ के अंदर आते हैं, सिलेंट्रेट फाइलम में आते हैं। लेकिन लीवर फ्लूक जो आता है, ये आता है आपका नीमाटोड के अंदर। The mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called dash nutrition। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव मृत और सड़े हुए पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, उनको वो क्या कहलाता है? तो पहली चीज तो वो पोषण जिसमें जो जीव है वो सड़े गली चीजों से खाना खाता है। तो मैंने आपको कोर्स में भी ऐसे याद कराया था कि सड़ी गली चीजें हैं तो सेप्रो से शुरू है। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसको आप बोलते हो सेप्रोट्रॉफिक, ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें जो जीव है जो सड़ा गला खाना है उससे अपना खाने की पूर्ति करता है। What best describes bulimia? ब्यूलीमिया का मतलब क्या होता है? पहली बात तो मैं बता दूं, ब्यूलीमिया का मतलब होता है जब हमें ईटिंग डिसऑर्डर हो, हमें नहीं पता हम कितना खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, तो ईटिंग डिसऑर्डर को ब्यूलीमिया बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेल शेप इज करेक्ट? इनमें से बताइए कौन सी शेप करेक्ट है। कोशिका दे रखी है और उसका आपको आकार दे रखा है, आपको बताना है कौन सी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला है रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं, तो ये होती हैं स्फेरिकल शेप में, गोलाकार आकार में। दूसरा है मसल सेल्स, तो मैं आपको बता दूं जो मांसपेशियों की कोशिका होती हैं
स्पिंडल शेप में भी मिलती हैं और साथ में सिलिंड्रिकल शेप में भी मिलती हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी आ जाए दोनों ठीक है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। हाउ मेनी बैलेंस्ड मील्स ऑफ एवरेज साइज ईच डे शुड एडोलेसेंट्स हैव? किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? हम लोगों को नॉर्मली कहा जाता है ना, दिन में 3 टाइम जरूर खाना चाहिए। तो वही है कि एवरेज साइज की 3 मील्स हमको दिन में लेनी ही चाहिए। डैश आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स? कौन सी चीजें इसमें से केवल पादप कोशिकाओं में होती हैं? देखो ये ना कुछ चीजें हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलती हैं, लर्न कर लो। जैसे सबसे पहले प्लास्टिड्स, लवक जिनको बोलते हैं, सेल वॉल, ये भी सिर्फ आपको किस में मिलेगा? प्लांट सेल्स में मिलेंगे। तो प्लास्टिड्स जो है, लवक जिनको बोलते हैं, केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं। डैश कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment। इस चीज को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहां पे जीवित और आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतः क्रिया करते हैं। तो ये यानी कि एक पूरी की पूरी एक यूनिट हो गई जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी और हमारे आसपास का नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी है, और इसको बोलते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। साइक्लोस्टोम्स आर जॉलेस डैश। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं, पहली बात तो होते क्या हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ये वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी होते हैं, जिनमें ये जबड़ा यानी जो ये जॉ है ये नहीं होता। तो जो बिना जॉ वाले वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें कशेरुकी होती है, वर्टिब्रेटा ये हमारी बैकबोन होती है, ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है? साइक्लोस्टोम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस में, केंद्रक में क्या चीजें नहीं होती? देखो केंद्रक में होता है प्रोटीन, क्रोमेटिन मटेरियल। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? इसके अंदर क्रोमोसोम्स आते हैं, आपका डीएनए, जीन, प्रोटीन्स, ठीक है, ये सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर आता है, न्यूक्लियोलस इसके अंदर आता है, पर वैक्यूल नहीं आता। वैक्यूल यानी कि रिक्तिका न्यूक्लियस के अंदर नहीं होती। फास्ट फूड इज ऑफन पैक्ड विद डैश एंड डैश। देखो फास्ट फूड के अंदर 2 ही चीजें होती हैं, एक तो फैट और एक एम्प्टी कैलोरीज। जो बिल्कुल अपूरित कैलोरी होती है वो भी आपके फास्ट फूड में होती है। नेम द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। आत्मघाती थैलियां किनको बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स, इसके अलावा डस्टबिन ऑफ द सेल, डस्टबिन, ऑफ द सेल, इसी के साथ स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल। ये हम बोलते हैं लाइजोसोम्स को, ठीक है। तो लाइजोसोम्स को बोला जाता है यानी तारक केंद्र, सॉरी लाइजोसोम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर मोलस्का? मोलस्का के अंतर्गत क्या आता है? देखो मोलस्का के अंदर नॉर्मली वो पानी में रहने वाले जीव आते हैं जिनके ऊपर हार्ड शेल होता है, एक कोट होता है बहुत ही हार्ड। तो जैसे ऑक्टोपस हो गया, प्रॉन्स हो गए, मतलब जिसके ऊपर प्रॉन्स नहीं आएंगे, सॉरी प्रॉन्स आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, जिसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मोटा शेल परत होती है। ऑक्टोपस इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अंदर आपका जैसे स्नेल्स हो गए, वो भी आपके मोलस्का में आते हैं। Which of the following is not one of the 5 basic food groups suggested by the Indian Council of Medical Research? इनमें से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में ICMR बोलते हैं, उन्होंने कुछ 5 फूड ग्रुप सजेस्ट किए थे, 5 खाने वाले समूह सजेस्ट किए थे। तो वो पूछ रहे हैं इनमें से वो एक कौन सा ग्रुप नहीं है? तो देखो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन,
ये सभी खानों में होता है, तो इसको हमने एक अलग से ब्लड ग्रुप नहीं माना था। तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज आयरन डेफिशिएंसी डू? अगर आयरन की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो आप सुनो मेरी बात, थायराइड, ये बताओ थायराइड किसकी कमी की वजह से होता है? जो आपका थायराइड है ये होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी किस लिए आती है? आयोडीन की कमी की वजह से। ठीक है, क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। अनीमिया होता है आयरन की कमी की वजह से, तो अनीमिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, चलिए इनको मैच करना है, फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहला है सीरियल्स एंड ग्रेन्स, धान्य और अनाज। अब आप इनमें से बताओ कि जो सीरियल्स और ग्रेन है वो किसके अंदर आएगा? देखो दालें और फलियां, दाल है और मसूर की दाल है, लेंटिल, तो डी का हो गया फर्स्ट। ए सीरियल्स एंड ग्रेन्स में आ गया आपका राइस यानी चावल, तो ए का हो गया सेकंड। तो ए का सेकंड और डी का फर्स्ट सिर्फ बी ऑप्शन में है। इसी के साथ मिल्क एंड मीट हो गया फिश, और फैट एंड शुगर हो गया घी। 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज रिलीज बाय, किस में से 4 किलो कैलोरी की ऊर्जा निकलती है? 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी निकलती है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम डैश बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है, ये अंदर सारा न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आपका क्या कह सकते हो, केंद्रक झिल्ली है ये। तो न्यूक्लियस किस चीज से अलग हो रखा है? इसके थ्रू, केंद्रक झिल्ली के थ्रू इस चीज से अलग हो सकता है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। व्हाट डू यू कॉल ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल? उन जीवों को आप क्या कहते हैं जो एक से ज्यादा कोशिका के बने होते हैं? इसका आंसर आप लोग देंगे, कई बार बता चुकी हूँ। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि जिन जीवों में एक से ज्यादा सेल होते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है? जी, उनको बोला जाता है मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय। अगर एक ही सेल हो, एक ही कोशिका हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय। डैश इज अ प्रोसेस इन विच, अब देखिए इसमें इंग्लिश का नाम शायद आप नहीं बता पाएंगे पर हिंदी में पढ़ते ही आप बता दोगे। देखो ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो बिल्कुल क्लोजली फिटिंग पार्ट्स को, कोई दो पार्ट हैं उनको अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ा जाता है? अंदर कोई फिलर मटेरियल भरकर, इसके अंदर कोई फिलर सामग्री भरकर उसको जोड़ा जाता है और उसको गर्म किया जाता है ताकि पिघल जाए ये और ये जुड़ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टांका लगाना। ठीक है, यानी टांकना। तो इसका आंसर होगा ब्रेजिंग यानी टांकना। इन चार में से तीन जो है वो मैमेलिया यानी स्तनपायी के उदाहरण है। तो आप बताएं कि कौन सा इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता? तो देखो आपका फ्लाइंग फॉक्स, कंगारू, पेंगुइन और प्लेटिपस, इन चारों में से मैमल्स यानी स्तनपायी वो होते हैं जो यंग वंस को जन्म देते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं। हालांकि इसके अंदर दो एक्सेप्शन भी हैं, एक तो प्लेटिपस और एकिडना, ये दोनों अंडे देते हैं बट इनको फिर भी मैमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो इनको अगर आप हटा भी दोगे प्लेटिपस और एकिडना को, पेंगुइन जो है वो मैमल्स की कैटेगरी में नहीं आता। पेंगुइन इज द करेक्ट आंसर। वेयर विल यू फाइंड प्लास्टिड्स इन अ लीफ सेल? आप एक पत्ती में लवक को, प्लास्टिड्स को कहां पर पाएंगे? कहां होते हैं प्लास्टिड्स? इनफैक्ट प्लास्टिड है क्या? ये एक सेल ऑर्गेनल है, ये एक कोशिकांग है। और कोशिकांग हमको कहाँ मिलता है? कोशिका के अंदर यानी सेल के अंदर। कहां पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। डैश इज एन इंडिकेटर used by experts to gauge the number of people dying prematurely due to a particular disease.
विशेषज्ञों द्वारा किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए हम एक संकेतक यूज करते हैं, एक इंडिकेटर यूज करते हैं। जो लोग किसी पर्टिकुलर बीमारी से एज से पहले मर रहे हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम उसके लिए यूज करते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज यानी रोग का वैश्विक बोझ। डैश इज एसोसिएटेड विद स्पॉइलेज, डेवलपमेंट ऑफ ऑफ फ्लेवर्स, डिटोरिएशन ऑफ टेक्सचर्स, डिसकलरेशन एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। क्या खराब होने, बेस्वाद के विकास, बनावट के बिगड़ने, मलिन किरण और पोषण मूल्य के नुकसान से जुड़ा हुआ होता है। तो बेसिकली स्पॉइलेज, फ्लेवर खराब हो जाना, न्यूट्रिशनल वैल्यू को खराब हो जाना, मतलब खाने की बात कर रहे हैं। और अगर खाना खराब हो रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे कि खाने का खराब होना, भोजन बिगड़ना यानी फूड डिटोरिएशन। Plants that do not have well differentiated body design fall in this group। आप यहीं से आंसर बता सकते हो अगर आपने क्लासेस ली है तो, क्योंकि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने पूरा ट्रिक से समझाया था कि जो पौधों में अलग अलग पार्टीशन होता ही नहीं है। तो हम ऑब्वियसली बात है, हम थाली में खाना खाते हैं ना, अब तो जो हम थाली यूज करते हैं उसमें अलग अलग कटोरी यानी वर्गीकरण नहीं बना होता। तो जिसमें वर्गीकरण नहीं होता मतलब वो थाली, और थाली से याद रखोगे थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा जो है आपके, इसमें वो पौधे आते हैं, नॉर्मली इसमें एल्गेई यानी कि आपकी जितनी भी शैवाल हैं वो आती हैं, और वो पौधे हैं जिसमें आप देख के अलग अलग नहीं बता सकते हो कि ये जड़ें हैं, ये तना है, ये पत्तियां हैं, नहीं, पूरा का पूरा एक पौधा होता है। डैश आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। अपशिष्ट को निपटाने वाला तंत्र कौन सा है? तो एक क्वेश्चन रिपीटेड है। लाइजोसोम्स जो है वो डस्टबिन, सुसाइड बैग्स, स्कैवेंजर्स, सभी इसको ही बोला जाता है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल हु इज द प्राइमरी कार्निवोर। इसमें सबसे प्राथमिक मांसाहारी कौन है? बहुत आसान है, देखो ग्रास है, घास को खाया टिड्डे ने, तो टिड्डे ने तो बेसिकली ग्रास हॉपर ने तो घास को खाया ना, प्लांट को खाया। तो जो भी जानवर ग्रास हॉपर को खाएगा वो सबसे पहला मांसाहारी होगा, सिंपल। और ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, तो फ्रॉग इज द प्राइमरी कार्निवोर। फूड्स विद स्टार्च इन देम विल टर्न ब्लू ब्लैक व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद। जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है, स्टार्च को पता लगाने का तरीका ये है, उसमें आयोडीन की बूंदें डाल दो, वो बिल्कुल आयोडीन की बूंदें बिल्कुल आप समझ सकते हो वाइट या कलरलेस होती है, लेकिन अगर वहाँ स्टार्च है वो एकदम डार्क पर्पल कलर की हो जाएंगी। तो आयोडीन जो है वो करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो चलिए, मीट, लेमन, फिश और मिल्क। प्रोटीन, जो खट्टी चीज है उनसे प्रोटीन नहीं आता, तो लेमन यानी नींबू से आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया हैव डैश मेम्ब्रेन कवरिंग्स। माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्लियों की बनी होती है? अगर आपको याद हो, मैंने आपको ड्रॉ भी करके बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर दो कवरिंग्स होती हैं। सबसे पहले वाली तो पोरस है और मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, और दूसरे वाली जो कवरिंग है वो अंदर की तरफ डीपली फोल्डेड है, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो टोटल दो कवरिंग होती है, ये पहली और ये दूसरी। Dash is defined as body's ability to function efficiently and effectively in work and leisure activities। मतलब किस चीज को काम और अवकाश गतिविधियों में कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने, स्वस्थ रहने, बीमारियों का प्रतिरोध करने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए शरीर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी हमारी बॉडी की एबिलिटी जिससे हम बीमारियों से लड़ सकें, हम हेल्दी रह सकें, हम सारे फिजिकल काम कर सकें, तो उस फिटनेस को क्या कहा जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, एरोबिक फिटनेस, मस्कुलर एंड्योरेंस, फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे तो लेजर एक्टिविटीज, बेसिकली जो आप छुट्टियों में करते हो यानी फिजिकल एक्टिविटीज, इसमें जोर जो दे रखा है प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज पे दे रखा है, तो ये कौन सी फिटनेस होगी? फिजिकल फिटनेस।
डैश इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कौन सी जगह हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का, शर्करा का, फैट, वसा का और प्रोटीन का पूरा पाचन होता है? तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। साइकस एंड पीनस आर विच टाइप ऑफ प्लांट्स? देखो, साइकस और पाइनस वो पौधे होते हैं जिनमें कभी भी फल फूल नहीं आते, और ऐसे पौधों को बोला जाता है जिम्नोस्पर्म्स। Which term did Robert Hooke coin when he discovered slices of cork under a simple magnifying device? रॉबर्ट हुक ने जब एक आवर्धक यानी माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क के टुकड़ों को देखा था, तो उन्होंने कौन सा शब्द दिया था? तो उन्होंने डिस्कवरी की थी सेल की, कोशिका की, 1665 में, और उन्होंने वर्ड दिया था सेल यानी कोशिका। इन प्लांट सेल्स dash are primary organelles in which materials such as starch, oil and protein granules are stored. पादप कोशिका के अंदर ये कौन से अंग हैं जिनमें स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन का भंडारण होता है? देखो, पहली बात तो ये काम है जो खाने को स्टोर करता है, और खाने को स्टोर कौन करता है? प्लास्टिड, ठीक है, लवक। और उसमें भी कौन से? ल्यूकोप्लास्ट। अगर आपको याद हो 3 बताए थे, क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है, क्रोमोप्लास्ट जिनमें अलग अलग रंग होते हैं, और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट जिसमें भोजन का भंडारण होता है। नेम द डिसऑर्डर टाइड टू बॉडी इमेज डिस्टोर्शन इन एडोलेसेंस। किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताइए। नॉर्मली एडोलेसेंस में होता है जिसमें जो बॉडी की इमेज है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। बेस चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू डैश। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, शॉर्ट वीडियो भी इस पे आ चुकी है। रेड लिटमस को किस में बदल देता है? बेस, ब्लू में। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर आपको जीवाणु से संक्रमण हुआ है तो कौन सा लक्षण उसका है? तो नॉर्मली अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, सबसे पहले जो बॉडी आपको रिएक्शन देगी वो देगी फीवर। फीवर अगर आ गया तो समझ जाना मैक्सिमम चांसेस है कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हुई है। हाउ मेनी पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स इन प्लांट्स? पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, पौधों में टोटल 2 नलियां होती हैं। एक से पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है और दूसरे से खाने का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो 2 ट्यूब्स होती हैं, जाइलम और फ्लूम। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है पानी और फ्लूम ट्रांसपोर्ट करता है फूड। तो ध्यान रखना कितनी ट्यूब्स होती हैं? 2, और एक में होता है जाइलम और एक में होता है फ्लूम। The cytoplasm has dash such as ribosomes, mitochondria and Golgi bodies. कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय जैसे क्या होते हैं? ये सब क्या है? कोशिका के अंग, सेल के ऑर्गन्स। तो इसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स या फिर कोशिका अंग। What is the major constituent of cellular energy transfer system? जब भी कोशिका के अंदर ऊर्जा जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो उस सिस्टम के अंदर मेनली क्या होता है? आप सब कुछ भूल जाओ, आपको ये पता है कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है वो होती है एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। अब आपको आंसर पता लग जाएगा जब आप क्वेश्चन पे देखोगे किस चीज की जरूरत होती है? फॉस्फेट की जरूरत होती है। दैट मीन्स फॉस्फोरस मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा। द स्पीशीज दैट डैश अ बेयर एरिया आर कॉल्ड पायनियर स्पीशीज। ऐसी प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर डैश करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। देखो, एक ऐसी प्रजाति जो खाली जगह पड़ी हुई है लेकिन उन्होंने उसको इन्वेड कर दिया, उस पर अपना हक जता लिया, उन्होंने पूरा घेर लिया, उसको हम क्या बोलेंगे? पायनियर स्पीशीज यानी मूल अन्वेषक प्रजाति, इन्वेड।
Which technology is used by doctors to advise his patients sitting at a distance of thousands of kilometers from them? इनमें से किस तकनीक का उपयोग करते हैं डॉक्टर उनको दवाई बताने के लिए जो उनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं? यानी ऑनलाइन अगर कुछ भी करे तो उसको हम बोलते हैं टेली मेडिसिन। ठीक है, टेली मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। What comes at the top of food guide pyramid? जो खाने का पिरामिड होता है उसमें सबसे ऊपर क्या होता है? जो खाने का पिरामिड है उसमें सबसे ऊपर होता है फैट एंड शुगर, यानी आपके वसा और शर्करा। डैश इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है इसके अंदर ये जो लिक्विड होता है, जो तरल पदार्थ होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। अगर आप नोटिस कर रहे हो इस पर्टिकुलर वीडियो में साइटोप्लाज्म के पता नहीं कितने क्वेश्चंस आए हैं और सेल से पता नहीं कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट बेटर क्वालिटी ऑफ फूड्स विद डैश ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो उपभोक्ता है वो अच्छी क्वालिटी वाला खाने की अपेक्षा करते हैं, पर ये सोच के कि जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो वो थोड़े उसमें कम हो। तो हम कम के लिए क्या यूज करेंगे? रिटेंशन यानी कि प्रतिधारण। देखो और कोई वर्ड आपका सेट भी नहीं बैठ रहा। एक्सक्लूजन का मतलब है हम न्यूट्रिएंट्स को हटा दें, वो प्रॉपर नहीं हो सकता। कंटामिनेशन का मतलब होता है किसी चीज में गंदगी मिलाना, उससे आप नहीं कर सकते हो। एडल्ट्रेशन का मतलब है मिलावट करना, वो आप नहीं कर सकते हो। रिटेंशन का मतलब है कम न्यूट्रिएंट्स लें लेकिन अच्छी क्वालिटी के लें, तो वो चीज आ जाएगी। सेल इज द डैश लिविंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोशिका किसी जीव का डैश जीवित भाग होता है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट है ये। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ डैश टिश्यू। जो नारियल का ऊपर का जो कवर है वो कौन से टिश्यू का बना होता है? देखो सबसे हार्ड टिश्यू है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टिश्यू है और वो होता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, डैश आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बिजली घर किसको बोला जाता है? कोशिका का। माइटोकॉन्ड्रिया को, जहां पर एटीपी बनाने वाली रिएक्शंस होती हैं। चलिए इनमें से प्रोकैरियोटिक सेल यानी जो आपके प्रोकैरियोटिक जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनको सबसे बेस्ट कौन एक्सप्लेन करता है? तो सबसे पहला है सिंगल क्रोमोसोम। इसका मतलब है कि उनमें बिल्कुल सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक ही गुणसूत्र होता है, बिल्कुल ठीक है। अगला है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। उनके अंदर झिल्ली से बाधित कोशिकांग एब्सेंट रहते हैं, ये दोनों ही बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जितने भी आपकी कोशिका पुरानी होंगी उन सब में मेम्ब्रेन बाउंड कोशिका जो झिल्ली वाले कोशिकांग हैं वो नहीं मिलेंगे, तो दोनों ही करेक्ट है। एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, बिल्कुल गहरे समुद्र वाले जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनको छोड़ दो, क्योंकि उनके अंदर तो क्या होता है कि टेम्परेचर का डिफरेंस होता है या किसी भी कारण से जो बिल्कुल गहरे समुद्र में होंगे उनके अंदर अलग एनर्जी का सोर्स होता है। बाकी सभी पारिस्थितिकी तंत्र में, बाकी सभी इकोसिस्टम में सन एकमात्र एनर्जी का सोर्स है। सन के बाद फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में सूरज के बाद क्या आता है? तो सूरज के बाद खाद्य श्रृंखला में जो आता है वो आते हैं आपके पौधे यानी प्लांट्स। In a food chain, dash can be taken as average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumers. एक खाद्य श्रृंखला है, देखो सन से आया प्लांट्स, डियर, लायन। मान लीजिए ये एक फूड चेन है, एक खाद्य श्रृंखला है, तो वो बोल रहे हैं प्रत्येक स्तर पर, ये 3 स्तर हैं, तो कितनी ऊर्जा है जो ट्रांसफर होती है, जो अगले स्तर तक पहुंचती है? 10% एनर्जी ही केवल अगले लेवल तक पहुंचती है। और एक और क्वेश्चन, सन से कितनी भी एनर्जी आ रही हो, प्लांट्स कितनी एनर्जी यूज करते हैं? केवल 1%। ध्यान रखना, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 10%। What is the trophic level of dead organic matter in detritus food chain?
जो अपरद खाद्य श्रृंखला होती है, फूड चेन की बात कर रही हूं, तो उसके अंदर जो मृत कार्बनिक पदार्थ होता है, फूड की बात कर रहे हैं, क्या है, जो पौधे बनाते हैं खाना, कौन से ट्रॉफिक लेवल में आता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आता है, ध्यान रखना। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर अबाउट डैश एनर्जी ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन देयर लीव्स। एक स्थलीय परितंत्र में पौधे कितने प्रतिशत ऊर्जा जो उन पे पड़ रही है उसका कितना प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं, अभी बताया पौधे 1% इस्तेमाल करते हैं। Who breaks down waste into smaller particles? जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो खराब चीजें हैं, मर चुकी हैं, उनको छोटे छोटे कणों में कौन तोड़ता है, अपघटक। प्रॉपर नाम लूं तो डीकम्पोजर्स। और ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, रेट्रीवोरस, अपरदाहारी। इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो पहली बात तो वाटर, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ पोषक तत्व ही नहीं है, एक ही पोषक तत्व है इसमें आयरन, जो कि क्या है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कम क्वांटिटी में चाहने वाला एक। तो चलिए बात करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस की, क्योंकि फिजिक्स के बहुत कम, लगभग 7 क्वेश्चंस ही थे, तो हमने इसी में ही मर्ज कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इनमें से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर यानी दाब। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, राइट। तो यही गलत जोड़ी हो गई, तो यही करेक्ट आंसर है। एनर्जी की ऐसा इकाई जूल होती है, फ्रीक्वेंसी की यानी आवृत्ति की हर्ट्ज होती है, और पावर की वॉट ही होती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है। जो कमर्शियल यूनिट होती है, व्यावसायिक इकाई होती है ऊर्जा की, वो क्या होती है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड बाय। किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम आमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो और है, पोटेंशियल मीटर कुछ नहीं होता, ओडोमीटर हम यूज करते हैं डिस्टेंस यानी दूरी को नापने के लिए, और वोल्ट मीटर हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, जिसको वोल्टेज या विभवांतर भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज, इनमें से किस नियम के अनुसार हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के स्क्वायर ऑफ द करंट यानी विद्युत धारा के वर्ग के और टाइम के। तो अगर आप इन तीनों को कंबाइन करोगे फॉर्मूला आ जाएगा H बराबर I स्क्वायर RT। और अगर आपने क्लास कर रखी है तो मैंने आपको बताया था, ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो ये बताता है कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस से, अगर आप किसी भी वायर से करंट पास करने की कोशिश करते हो और उसमें कुछ अवरोध है, रुकावट है, तो वो करंट हीट में बदल जाता है, और वो जो हीट यानी जो ऊष्मा बनती है वो इन चीज़ों के समानुपाती होती है। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, राइट। तो आपका हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT, और ये है आपका जूल का नियम यानी जूल्स लॉ। Which of the following is one of the principal advantage of using a solar cell? हम सोलर सेल का उपयोग करने का मतलब सबसे बड़ा लाभ क्या है, कि वो बार बार मूव करना नहीं पड़ता, कि सनलाइट की तरफ हमें मूव करना पड़ रहा है, नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इट हैज नो मूविंग पार्ट्स, ये इसका कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते। जैसे अगर आप सोलर कुकर की बात करोगे तो उसको बार बार जगह चेंज करनी पड़ेगी सनलाइट के हिसाब से, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। What is the SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? अभी आपको मैंने बताया विभवांतर की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है आपकी SI यूनिट। हाउ डज व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है AgCl, जब आप इसे धूप में ले जाओगे, नॉर्मली सिल्वर क्लोराइड को बिल्कुल डार्क काली बॉटल में रखा जाता है, ब्लैक बॉटल में, ताकि धूप ना पहुंचे, क्योंकि धूप में आते ही ये टूट जाता है। सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है धूप में आते ही। तो वो यही पूछते हैं कि सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, लेकिन धूप में आते ही ये ग्रे कलर का क्यों हो जाता है, क्योंकि धूप में आते ही सिल्वर अलग हो जाती है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, और सिल्वर का रंग क्या होता है, ग्रे। इसलिए बिकॉज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन,
क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन हो जाता है। सिंपल। डैश आर प्रोमोटेड थ्रू आउट द कंट्री टू सेव एनर्जी। ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में कौन से लैंप को हम बढ़ावा देते हैं? एलईडी लैंप को देते हैं क्योंकि वो सबसे कम पावर यूज करती है। लाइट एमिटिंग डायोड लैंप्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये वापस से क्वेश्चन रिपीट है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइज ये थे सारे फिजिक्स के क्वेश्चन। होप आप लोगों को सारे क्लियर होंगे, आपके सारे क्वेश्चंस ठीक गए होंगे, मेजरली ठीक गए होंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो बिल्कुल नया था जो हमने नहीं कर रखा हो। बाकी प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स के लिए आप हमारे कंप्लीट जनरल अवेयरनेस के बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स में गाइडेंस चाहिए तो ऑफिसर बैच इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड बैच। तो आप आज ही हमारा एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इसमें डिफरेंट बैचेस हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज और ओवरऑल आप जो बैच लेना चाहते हैं आप डेफिनेटली ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आरबी रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन, ताकि एटलीस्ट इन सभी एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन, साथ ही दूसरी पीडीएफ्स भी आपको टाइमली मिल जाएँ। हमारी वेबसाइट जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे रखा है, ज़रूर विजिट करिएगा और जो फ्री टेस्ट हैं अवेलेबल वो उनको अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी अपनी जो तैयारी है उसका इवैल्यूएशन आप लोग कर पाओ। हमने YouTube पे भी प्लेलिस्ट बना दी है तो आप इनको टाइमली चेक करते रहिए। सारी वीडियोस हम हाथों हाथ प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपको पता लगता रहे कि कौन सी वीडियो आपको कवर करनी है, कौन सी नई वीडियो है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।